क्या आप भी आईपीओ ना मिलने से परेशान हैं? क्या आपको भी हर बार आईपीओ में अप्लाई करने के बाद भी अलॉटमेंट नहीं मिल पा रहा है? क्या आपकी आईपीओ एप्लीकेशन बार-बार रिजेक्ट हो रही है? अगर हाँ, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, जिससे आपको इन सवालों से जुड़े सारे जवाब मिल जाएंगे। सो, हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेड डैडी। आप सभी का स्वागत है हमारी हाउ टू इंक्रीज आईपीओ अलॉटमेंट चांसेस से जुड़ी नई वीडियो में। इस वीडियो को आप सेव करके रख सकते हैं क्योंकि ये वीडियो आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम कुछ ऐसे पॉइंटर्स को डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपके आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। और हमारे पास जो क्वेरीज और क्वेश्चंस है आईपीओ अलॉटमेंट से रिलेटेड कि कौन से प्राइस पर लगाना चाहिए, कौन सी मिस्टेक्स की वजह से हमारी एप्लीकेशन पहले ही रिजेक्ट हो जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम इन सभी क्वेरीज को भी सॉल्व करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज अप्लाई विथ मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि यार एक लॉट लगाने की बजाय क्यों ना 6 से 7 लॉट लगा लूं एक ही बार में, जिससे कम से कम एक तो मुझे मिल ही जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये करने पर भी आपके अलॉटमेंट चांसेस भी एक लॉट लगाने वाले के बराबर ही है। सेबी का करंट अलॉटमेंट प्रोसेस 2 लाख से नीचे की सारी रिटेल एप्लीकेशंस को इक्वल ही मानता है। जब भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है, मान लीजिए 7 टाइम्स हो जाता है और आपने 6 से 7 लॉट्स लगाए हैं, तो फिर भी आपको एक एप्लीकेशन पर एक ही लॉट मिलेगा। हमारा आपको सजेशन है कि अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो आपको एक ही लॉट लगाना चाहिए। एक ही एप्लीकेशन में 6 से 7 लॉट्स लगाने की बजाय आपको अलग अलग पैन कार्ड से जुड़े अलग अलग डीमैट अकाउंट से आईपीओज अप्लाई करना चाहिए। मतलब मान लीजिए आपके घर में अगर 6 लोग हैं तो उन सभी के डीमैट अकाउंट खुलवाकर आपको अलग अलग अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उन सभी लोगों का अलग अलग डीमैट अकाउंट है और अलग अलग पैन कार्ड है। तो इससे आपकी 6 एप्लीकेशंस काउंट हो जाती है और आपके आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस 6 गुना बढ़ जाते हैं। आपका लक अच्छा रहा तो आपको 6 के 6 लॉट्स भी मिल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक ही एप्लीकेशन में 6 लॉट लगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक ही लॉट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज चूज कट ऑफ प्राइस। ये सबसे ट्रिकी पार्ट होता है और यहाँ पर ज़्यादातर लोग बिड प्राइस और कट ऑफ प्राइस के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। कट ऑफ प्राइस का मतलब है कि आप कंपनी के बुक बिल्डिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद डिसाइडेड प्राइस पे शेयर्स लेने के लिए तैयार हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं नायका के आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है 1085 से 1125 पर शेयर के बीच में। तो इसकी लोअर लिमिट 1085 और अपर लिमिट 1125 है। अब अगर नायका का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो सिर्फ अपर बैंड 1125 वाली बिड्स को ही कंसिडर किया जाएगा। उससे नीचे की सारी बिड्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए हमारी अब सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आईपीओ में ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस यानी कि अपर प्राइस लिमिट पे ही बिड्स प्लेस करनी चाहिए। इससे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी और आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड लास्ट मोमेंट रश। बहुत से इन्वेस्टर्स एचएनआई, क्यूआईबी और रिटेल कैटेगरी के सब्सक्रिप्शन लेवल्स को देखकर ही अपनी बिड्स प्लेस करते हैं। अगर उनका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो वो लास्ट डे पर अपनी बिड्स लगाते हैं। ये काफ़ी स्मार्ट तरीका है ये पता करने का कि लोग इस आईपीओ को लेकर कितने पॉजिटिव हैं। लेकिन कभी कभार ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट डे पर अगर मान लीजिए आपके बैंक का सर्वर डाउन हो गया तो आप आईपीओ के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। इससे बचने के लिए हमारी रिकमेंडेशन है कि अगर आपको एचएनआई, क्यूआईबी और आरआईआई के सब्सक्रिप्शन लेवल देखकर ही अप्लाई करना है तो
फर्स्ट और सेकेंड डे की सब्सक्रिप्शन देखकर अप्लाई करें। इससे आप लास्ट मोमेंट की गड़बड़ से बच सकते हैं। नेक्स्ट इज अवॉइड टेक्निकल रिजेक्शंस। बहुत बड़ी गलती जो काफ़ी लोग करते हैं वो है कि वो एक से ज़्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं सेम पैन कार्ड के डिफरेंट डीमैट्स अकाउंट से। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर आपके पास ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक्स तीनों में अकाउंट है और आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो किसी एक ब्रोकर के थ्रू ही एप्लीकेशन डालनी चाहिए। अगर हमने ज़ीरोधा, एंजल और अपस्टॉक तीनों में अलग अलग एप्लीकेशंस डाल दी तो सेम पैन कार्ड होने की वजह से आपकी सारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर आपने तीनों लॉट्स एक ही एप्लीकेशन के थ्रू एक ही ब्रोकर से लिए होंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। ऑल्सो आईपीओस में अप्लाई करते समय आप अपनी सारी डिटेल्स को बहुत ध्यान से भरें ताकि टेक्निकल ग्राउंड्स पर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक्स जैसे कि बैंक अकाउंट और पैन कार्ड में नेम की स्पेलिंग अलग अलग होने की वजह से टेक्निकल ग्राउंड्स पे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट इज बाय पेरेंट और होल्डिंग कंपनी शेयर्स। एक और तरीका है आईपीओ अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाने का, वो है अपकमिंग आईपीओ के पेरेंट या होल्डिंग कंपनी का एक शेयर खरीद लेना अपने डीमैट अकाउंट में, जिससे आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकेंगे। हालांकि ये उन्हीं केसेस में अप्लाई होगा जहां आईपीओ कंपनी की पेरेंट कंपनी ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर के लिए एक सेपरेट शेयर होल्डर्स कोटा है। एग्जाम्पल के लिए हम उज्जीवन बैंक के आईपीओ को देखते हैं तो वहाँ रिटेल कैटेगरी ऑलमोस्ट 49 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब थी और वहीं दूसरी तरफ शेयर होल्डर कैटेगरी सिर्फ 4 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब थी। नीडलेस टू से अगर यहाँ आपने अपने शेयर होल्डर्स कोटा के थ्रू अप्लाई किया होता तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस कई गुना बढ़ जाते। सो गाइस, एंड में हम बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आप ऊपर बताई गई सभी बातों को ध्यान में रखकर आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। I hope that you found this video helpful, and if you did so, then please like the video, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel and press the bell icon so that you get regular video updates from our channel. In case if you have any doubts regarding this video or any query regarding the stock market, we'll be very happy to answer that through the comment section. आप स्टॉक मार्केट से जुड़ी और अपडेट्स के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चीयर्स।